बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय संख्या 8 ठेले पर हिमालय को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 8 ठेले पर हिमालय। आइए पाठ परिचय पढ़ते हैं। पाठ परिचय से हमें पता चलता है कि ठेले पर हिमालय एक यात्रा संस्मरण है, जिसमें लेखक ने कौसानी के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ बर्फ से आच्छादित यानी बर्फ से छाए हुए हिम शिखरों का भी वर्णन अत्यंत रोचक ढंग से किया है। लेखक कहते हैं, उबाऊ और थका देने वाली यात्रा के बाद में जब हिमालय के शिखरों की असीम सौंदर्य राशि के दर्शन होते हैं तो मन की खिन्नता यानी मन का जो गुस्सा है वो खुशी में बदल जाता है और सारी थकान गायब हो जाती है। आइए इसे पढ़ते हैं। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प यानी बड़ा रोचक शीर्षक है ना, और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा। बैठे बिठाए मिल गया ये शीर्षक ठेले पर हिमालय। अभी कल ही की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ की सिले यानी बर्फ की सिल्ली लादे हुए बर्फ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते पत्थर से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। इनका दोस्त कहाँ है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा बहुत सुंदर शहर है जो पहाड़ पर बसा हुआ है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है, यही बर्फ हिमालय की सुंदरता है। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ कहीं उनके मन को खरोच गई। और ईमान की बात यह है कि जिनसे 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय के शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है। चांदनी में उजली बर्फ को धुंधले हल्के नीचे जाल में दूधिया यानी सफेद समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है। उनके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोच छोड़ जाती है जो बार बार याद आने पर पीर उठती है यानी दुखती है। मैं जानता हूं क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए हम लोग कौसानी गए थे। कौसानी किस लिए गए थे? बर्फ देखने के लिए। नैनीताल से रानीखेत से मचकाली में भयानक मोड़ों पर पार करते हुए कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा चली जाती है और दूसरी कौसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता, यानी रास्ता बहुत ही खतरनाक है। पानी का वह कहीं नामो निशान नहीं। ढालों को काट कर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़ा का एक नौसिखुआ यानी नया सीखा हुआ और लापरवाह ड्राइवर, जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुंचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे, यानी सब भयभीत हुए थे। कौसानी जाने वाले सिर्फ हम ही थे। हम वहां उतर गए, बस अल्मोड़ा चली गई। सामने के एक टीन के शेड में कांच की बेंच पर लटक कर हम वक्त काटते रहे यानी समय व्यतीत करते रहे। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी यानी गर्माहट थी। 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी आकर रुकी और जब उसमें से प्रसन्न वदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आ गई। शुक्ल जी जैसे सफर का साथी पिछले जन्म के पुण्य कर्मों से ही मिलता है, यानी वो अच्छे इनके सफर के साथी थे। उन्होंने हमें कौसानी जाने का उत्साह दिलाया था और खुद भी कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती देखी ही नहीं।
पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफुर हो जाया करती थी, यानी काफुर अर्थात गायब हो जाया करती थी। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कल कल करती कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत बड़े सुंदर है। सोमेश्वर की घाटी हरी भरी, एक के बाद एक स्टेशन पड़ते थे। छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उससे गिरने वाली नदी या नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगल से गुजरती थी। चीड़ एक वृक्ष का नाम है। उस चीड़ से गुजर रही थी। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाली बजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी, क्योंकि रास्ता बड़ा कठिन है। रास्ता सुहावना था और थकावट के बाद उसका सुहानापन हमें और भी चंद्रातल बना रहा था। चंद्रातल अर्थात आलस युक्त बना रहा था। पर ज्यों-ज्यों बस चल रही थी, ज्यों-ज्यों बस आगे बढ़ रही थी, हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कोसानी के नजदीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए। कोसी के बारे में सुना बहुत था। आते समय मेरी एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले उन्हें कोसानी से ज्यादा मोह है, ज्यादा प्यार है। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था। उनका कहना था कि स्विट्जरलैंड का आभास कोसानी में ही होता है। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर है, लेकिन इनकी तारीफ के योग्य नहीं है। हम कभी कभी अपना अपना संशय यानी शक शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे, और ज्यों ज्यों यानी जैसे जैसे कोसानी नजदीक आता गया, वैसे वैसे अधैर्य यानी बिना धैर्य, असंतोष और अंत में तो शोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने बहुत लंबा मोड़ लिया और ऊंचाई पर चढ़ने लग गई। सहसा यानी फिर एकदम से बस ने मोड़ लिया और ऊंचाई पर चढ़ गई। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है, उस पर बिल्कुल शिखर पर कोसानी बसा हुआ है। कोसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कोसानी के अड्डे पर जाकर बस रुक गई। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव, और बर्फ का तो नामो निशान भी नहीं था कोसानी में। बिल्कुल ठगे गए हम लोग, यानी बिल्कुल हमारे साथ धोखा हो गया। कितना खिन्न था, दुखी था। भिन्नाते हुए बस से उतरा गुस्से से, और जहां था वही पत्थर की मूर्ति स्तब्ध खड़ा रहा। कितना अपार सौंदर्य बिखेर रहा था सामने की घाटी में। इस कोसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह तो कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छुपा रखी है। इससे किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी हरे मखमली कालीन जैसे खेत, सुंदर गेरुए शिलाएं काटकर बनाए हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफेद सफेद पत्थरों की कतार, और इधर उधर के से आए आपस में उछला जाने वाले बेले की लड़ियों आदि लड़ियों सी नदियां थी। मन में बैसाख्यता यही आया कि इस बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, आंखों से लगा लूं। अकस्मात यानी एकदम से हम एक दूसरे लोक में चले गए थे। इतना सुकुमार, इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक, बिना कोई कलंक लगा हुआ सा लगा। इस धरती पर तो जूते उतारकर पांव पोंछकर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे मेरी निगाहें यानी मेरी नजरों में इस घाटी को पार किया, और जहां ये हरे खेत और नदियां और वन क्षितिज
के धुंधलेपन में, क्षितिज यानी जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वहाँ क्षितिज के धुंधलेपन में नीरे कोहरे में घुल जाते हैं, वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ भी नहीं था। कुछ देर उन बादलों पर निगाह अटकी रही, निगाह भटकती रही और एकदम से फिर एक हल्का सा विस्मय यानी एक अचरज का धक्का मन को लगा। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन सी चीज है जो अटल है? क्या है जो अटल है? यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा, और कैसा अजब रंग है इनका, न सफेद न रुपहला, रुपहला अर्थात चांदी के रंग सा, और न ही हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ यह क्या? बर्फ तो यह है नहीं जी, बर्फ नहीं है तो क्या है? और अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंधा। इसी घाटी के पार वह नागाधिराज अर्थात पर्वतों के राजा सम्राट हिमालय है। इन बादलों ने उसे ढक रखा है। वैसे वह सामने क्या है? उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। हर्षातिरेक यानी आनंद से चीख उठा, बर्फ! वह देखो! शुक्ल जी, सेन, सभी ने देखा। फिर पर अकस्मात वह लुप्त हो गया यानी छुप गया। उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया। खिड़की से झांक रहा है, कहीं गिर न पड़े। पर एक क्षण ही हिमदर्शन ने उसमें जाने क्या भर दिया था। सारी खिन्नता यानी सारी निराशा, सारा जो दुखीपन सा था, सब छूमंतर हो गया, सब गायब हो गया। हम सब आकुल हो उठे। अभी ये बादल छट जाए, फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा। निरावृत असीम सौंदर्य, निरावृत अर्थात खुला हुआ, और सौंदर्य राशि यानी अपनी सुंदरता हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था उसकी हिमालय की सुंदरता को देखने के लिए। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे। उनका अभिप्राय था, इतने अधीर थे, कोसानी आया भी नहीं और मुंह लटका लिया। यानी उनका ये सोचना था कि तुम कोसानी आने देते फिर पता चलता तुम्हें। अब समझा यहाँ का जादू। डाक बंगले के खानसामे ने बताया कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं साहब, यानी आप लकी पर्सन हैं। 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही खुलने के आसार हैं। मतलब 14 दिन जो लोग आए वो 14 दिन रुके, लेकिन बर्फ ही पड़ती नहीं दिखी। सामान रख दिया गया, पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे और एक तक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक नए नए शिखरों पर हिम रेखाएं अनावृत हो रही थी। अनावृत अर्थात बन रही थी, शाश्वत हो रही थी। और फिर सब खुल गया। बाई ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती ही जा रही थी हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, यह अगर बता पाता तो यह खरोच, यह पीर क्यों रह होती। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका आशय था कि जैसे बर्फ की सिल के सामने खड़ा होने पर मुट्ठी पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता यानी ठंडक हमारे माथे को, सिर को छू रही थी है। और सारे संघर्ष, सारे अंतर्वृद्ध अर्थात मार्मिक संघर्ष जो थे, सारे तप सब नष्ट हो रहे हैं। क्यों पुराने साधकों ने दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे शामिल करने के लिए, शामिल यानी मिलाने के, उन्हें शामिल
करने यानी उन्हें शांत करने के लिए वे हिमालय क्यों जाते थे। यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था और एकदम से एक दूसरा लक्ष्य मेरे मन को क्षितिज पर उदित हुआ। कितनी पुरानी है यह हिम राशि, जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हम हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। कुछ विदेशियों ने इसीलिए ही हिमालय की इस बर्फ को इंटरनल स्लो यानी चित्रमन हिम कहा है। सूरज ढल रहा था और सूर्यास्त हो रहा था और सुदूर शिखरों पर दर्रे, ग्लेशियर, ढल घाटियों का क्षीण आभास दिखने लगा था। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघलती केसर बहने लगी। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। घाटियां गहरी पीली हो गई। अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुंह हाथ धोए और चाय पीने लग गए। सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन या अपने में डूबे हों। थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। इस बार शांत था, जैसे हिम सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग आराम से कुर्सी खींचकर बैठ गया। मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया। इसी हिमालय को देखकर किस किस ने क्या क्या नहीं लिखा है और मेरा मन है कि इसमें कविता तो दूर, एक पंक्ति, एक शब्द भी तो नहीं जानता। पर कुछ नहीं, यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष अर्थात सामने। फिर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी जो बादल थे छट रहे थे। कुछ ऐसा उभर रहा था जो इन शिखरों की ही प्रवृत्ति का है, जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इसमें इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा यह हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ रहा है और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर उत्साहित भी कर रहा है। स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है, हिम्मत और ऊंचे उठोगे। इस सुंदर से पाठ के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। इस पाठ के साथ साथ हमारी आज की हिंदी साहित्य की कक्षा भी यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।